हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है शैडो ट्रूथ का एपिसोड नंबर 5 और आज की रात और भी ज्यादा स्याह होने वाली है। वैन पूरी स्पीड में सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा, टायरों की आवाज और तेज बारिश की बूंदें, सब कुछ एक डरावना संगीत बजा रहे थे। वहीं पीछे की सीट पर आन्या, जो अब तक बेहोशी में थी, धीरे धीरे उसकी पलकों में हरकत होती है। उसने आंखें खोली। सामने अजीब सी छत, बंद खिड़कियां और चारों तरफ अंधेरा। उसका सिर अभी भी चकरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो एक चलती वैन के अंदर है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मैं कहाँ हूँ? ये गाड़ी, ये कौन लोग हैं? उसके होंठ कांपने लगे। उसने खुद को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुन्न थे। शायद जहर या कोई दवा दी गई थी। तभी वैन के फ्रंट सीट से धीमी आवाज आई, लेकिन वो आवाज किसी तलवार जैसी थी जो रूह चीर जाए। हमें इस लड़की को मारने का ऑर्डर मिला है। एक और आवाज आई, जैसे कोई अंधेरे में बैठे हुए शिकार को निहार रहा हो। लेकिन इससे पहले क्यों ना इसे पूरी तरह एंजॉय किया जाए। इतनी हसीन चीज को यूं ही मार देना नाइंसाफी होगी। उनकी बातें सुनते ही आन्या का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके होठों से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भय नहीं, बर्फीला डर बैठ चुका था। उसने खुद को पीछे की तरफ खिसकाने की कोशिश की, लेकिन सीट से दीवार तक जगह बहुत कम थी। हर हरकत पर सीट चरमरा रही थी। उसकी सांसें अब गले में अटक चुकी थी। वैन की अंदरूनी लाइट अब धीरे से चमक रही थी। वैन अब भी तूफान की रफ्तार से दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ती रहीं, जैसे ऊपर से खुद आसमान भी चीख रहा हो। वैन की अगली सीट पर बैठे दोनों मर्दों की बातें अब तेज और ज्यादा खौफनाक हो गई थी। भाई, सच में कमाल की चीज है ये लड़की। ड्राइवर ने एक बार पीछे झांका और अपनी जीभ होंठ पर फिराते हुए फुसफुसाया, इसको देखकर ही मेरे जिस्म में आग लग गई यार। एक बार चखना तो बनता है। बगल में बैठा दूसरा आदमी हंसा। हूँ, वैसे भी थोड़ा एनर्जी बना लेनी चाहिए आज रात के लिए। उसकी हंसी में सिर्फ हैवानियत नहीं, बल्कि जानवरों से भी गिरी हुई इंसानियत का सन्नाटा था। वहीं पीछे अंधेरे में छुपी बैठी आन्या अब पूरी तरह से जाग चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें अब भी दम तोड़ रही थी। उसके कानों में वो हर शब्द नहीं, जलते हुए अंगारे बनकर घुस रहे थे। चकना बनाना है, एनर्जी चाहिए रात के लिए। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन अब उनमें सिर्फ डर नहीं था। अब वहां एक चुप पीड़ा, एक अपमान और एक टूट चुकी आत्मा की चिल्लाहट भर चुकी थी। क्या मैं इसी के लिए बची थी? क्या अब कोई नहीं आएगा? वैन का स्पीड अचानक कम हुआ और फिर एक ढाबे पर आकर रुक गई। सड़क पर अब भी बारिश हल्की जारी थी, लेकिन वो दोनों आदमी हंसते हुए बाहर निकल गए। चल, पहले कुछ खा लेते हैं। वैसे भी थोड़ा एनर्जी तो चाहिए आज की स्पेशल पार्टी के लिए, एक बोला और दूसरे ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा। उसको वैन में ही छोड़ देते हैं, बाहर खींचने की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद हुआ। वैन में फिर से सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ एक लहूलुहान आत्मा बैठी थी, जो इस पूरी दुनिया से पूछ रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो दोनों आदमी मुस्कुराते हुए वैन से बाहर निकले। सामने ढाबे की फीकी सी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जहां अब वो अपना शिकार पूरा करने से पहले एनर्जी लेने जा रहे थे। लेकिन ढाबे में जाने से पहले उनमें से एक ने
पीछे मुड़कर एक बार फिर वैन की बैक सीट की तरफ देखा। आन्या अब भी उसी पोजीशन में थी, आंखें बंद, सांसें हल्की, जैसे अब भी बेहोश हो। उन्होंने सोचा, शायद अभी तक होश में नहीं आई, सेफ है, और दरवाजा बिना चेक किए छोड़ दिया। लेकिन वैन के अंदर आन्या अब पूरी तरह होश में थी, लेकिन होश में आने से ज्यादा वो अब डर की उस हद पर थी जहां इंसान सिर्फ बचना चाहता है। उसने अपनी सांसें रोकी, धीरे से आंखें खोली और कांपते हाथों से वैन का डोर पकड़कर दबाया। दरवाजा खुल गया। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। डोर लॉक नहीं है। ये उसके लिए एक उम्मीद की दरार थी, या शायद आखिरी मौका। बिना कुछ सोचे आन्या झटके से दरवाजा खोलकर तेज बारिश में बाहर कूद गई। कीचड़, पानी, अंधेरा, कुछ नहीं देखा उसने, बस भागना था किसी भी तरफ। लेकिन तभी ढाबे के अंदर बैठा ड्राइवर अपने खाने की पहली बाइट लेने ही वाला था कि उसने वैन के डोर का हल्का झटका देखा। अरे, वो घबरा गया। भाई, वो लड़की भाग गई। दूसरा आदमी घबराकर खड़ा हुआ। क्या? वो कैसे भाग गई? तूने डोर चेक नहीं किया था क्या? अभी जल्दी पकड़, वरना वो हमें छोड़ेंगी नहीं। मैडम तो हमारी खाल उतार देगी। अब दोनों हैवान बारिश में उसकी तलाश में भाग पड़े। वो लोग गालियां देते हुए बाएं दाएं झांक रहे थे। वो यहीं कहीं होगी, जल्दी देख। लेकिन उस रात की बारिश अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आन्या की रक्षक बन चुकी थी। तेज बारिश, रात की कालिक और एक टूटी हुई लड़की की भागती हुई परछाई। आन्या अब दर्द से कराह रही थी। उसका एक पैर बुरी तरह मुड़ चुका था, लेकिन भागने की कोशिश थमी नहीं थी। उसके पीछे वो दोनों हैवान, उसकी सांसें और बारिश आपस में घुल रही थी। हर कदम पर कीचड़ में उसका पैर फिसलता, फिर भी वो खुद को खींचती रही। बस अभी, बस थोड़ा और, मैं बस निकल जाऊं यहां से। उसका हर मन का जुमला अब उसकी जान की भीख बन गया था। भागते हुए बार बार वो पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी बेचैनी में उसने सामने आती कार को देखा ही नहीं। धड़ाम! अचानक जोरदार टक्कर। आन्या हवा में उछलकर रोड पर गिरी। उसका सिर फुटपाथ से टकराया। खून की एक पतली धार उसके माथे से बहने लगी। वो अब पूरी तरह अचेत पड़ी थी, जैसे बारिश की बूंदें भी उसके जिस्म से माफी मांग रही हों। कार रुक गई। ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा, लेकिन पीछे वाली सीट से एक शाही लाल साड़ी पहने महिला भी बाहर निकल आई। उसकी चाल में रौब था, लेकिन चेहरा घबराहट से भरा। हे भगवान, ये लड़की! ड्राइवर ने दौड़कर आन्या के ऊपर छाता लगाया और घुटनों के बल झुककर उसका चेहरा देखा। मैम, ये बहुत बुरी तरह जख्मी है, लगता है पहले से भी घायल है। वो महिला जल्दी से आगे बढ़ी। उसने अपने हाथों से आन्या का चेहरा उठाया। उसका दिल कांप उठा। इस बच्ची के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके लहजे में अब मां जैसी चिंता थी। उसे उठाओ, बैक सीट पर ले चलो, तुरंत! महिला ने आदेश दिया। ड्राइवर ने आन्या को गोद में उठाया। उसका शरीर हल्का था, लेकिन दर्द और डर भारी था। पीछे से अब वो दोनों हैवान भी दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। लेकिन कार जैसे ही स्टार्ट हुई, तूफान की रफ्तार से बंगले की ओर निकल गई। कुछ ही देर बाद कार एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। बाहर गेट खुला, लाइट्स चमकी और गेट के दोनों तरफ खड़े गार्ड्स ने जैसे ही कार देखी
तुरंत दौड़ पड़े। आन्या अब भी बेहोश थी। उसके चेहरे पर पानी और खून का अजीब सा मिश्रण था। जैसे ही कार बंगले के सामने आकर रुकी, बारिश की बूंदें अब भी छत से टकरा रही थी। वो महिला तुरंत कार से उतरी। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। जल्दी करो, दरवाजा खोलो, उसने तेज आवाज में कहा। गार्ड भागते हुए आया और बैक सीट का दरवाजा खोला। आन्या अब भी बेहोश थी। उसका चेहरा एक टूटी हुई गुड़िया जैसा लग रहा था। महिला एक पल को उसके चेहरे पर टिकी रही। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी अपने को देख रही हों। इसे अंदर ले चलो अभी। कुछ ही देर में बंगले के भीतर के एक आलीशान लेकिन शांत कमरे में आन्या अब एक सफेद चादर से ढके बिस्तर पर लेटी थी। कमरे में एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। उसके सिर पर पट्टी बांधी जा चुकी थी और एक स्लो ड्रिप उसके हाथ में लगाई जा चुकी थी। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उसके हाथ धीमे लेकिन सधे हुए, जैसे वो सिर्फ इलाज नहीं, एक रूह की मरम्मत कर रही हो। महिला एक कोने में खड़ी बस उसे निहार रही थी। उसकी नजरें आन्या से हटी ही नहीं। वो कौन थी? क्यों उसकी धड़कनें तेज हो रही थी एक अनजान लड़की को देखकर? डॉक्टर ने इलाज खत्म किया, दवाइयों का पर्चा हाथ में थमाया और एक पल को चुपचाप उसी जगह खड़ा रह गई। उसके चेहरे पर कुछ कहने की झिझक थी। महिला ने धीरे से पूछा, हाँ डॉक्टर, कुछ कहना चाहते हैं क्या? कमरा शांत था। बस ईसीजी मशीन की धीमी बीप और 4 ड्रिप की टपकती बूंदें सुनाई दे रही थी। डॉक्टर, एक अनुभवी 50 साल की बुजुर्ग महिला, अब तक चुप थी। वो एक एक जख्म को देख चुकी थी, एक एक दर्द को अपनी नजर और अनुभव से पढ़ चुकी थी। अब वो सीधा उस महिला की ओर मुड़ी, जिसके चेहरे पर अब भी हैरानी और चिंता एक साथ थी। मैम, उसका स्वर धीमा लेकिन भारी था, जैसे शब्दों का बोझ खुद सह नहीं पा रही हो। मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूं, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से कहा, मुझे पूरा शक है कि इस बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है। महिला का दिल धड़कना भूल गया। उसने एक झटका सा महसूस किया। डॉक्टर ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक औरत बन चुकी थी जो एक और औरत की टूटन को बयान कर रही थी। इसका शरीर, उस पर आए जख्म, टोन टिश्यूज, ब्रूजेस, ये किसी रजामंदी का नतीजा नहीं हो सकता। जो भी था, वो इंसान नहीं, हैवान था। उसने सिर्फ इस मासूम की इज्जत नहीं, इसके वजूद को नोचा है। महिला अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो धीरे से बिस्तर के पास आई और आन्या की हथेली थाम ली। आन्या अब भी बेहोश थी, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसे नींद में भी डर सता रहा हो। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, ये बच्ची किस हाल में मिली मुझे, किस आग से गुजर कर आई है। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा, फिर आन्या की ओर देखा और रुंधे हुए गले से बोला, मैडम, मुझे लगता है ये बच्ची सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूटी हुई है। इसकी धड़कनों में डर है और इसके स्तंभ सिर्फ बाहरी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनते ही उस एज्ड औरत की आंखों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। एक ऐसी खामोशी जो हैरानी, गुस्से और बेबसी तीनों से बनी थी। वो कुछ देर तक निःशब्द बस आन्या को निहारती रही, उसकी सूजी हुई पलकों के नीचे छुपे आंसुओं को, उसके नीले पड़े होंठों को और उस नन्ही सी देह को जो दर्द से कांप रही थी। फिर उसके होंठ कांपे और उसने टूटी आवाज में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर,
क्या ये ठीक हो पाएगी? क्या इतनी सी उम्र में इतना कुछ सह लेने के बाद भी ये बच्ची फिर से जी पाएगी? डॉक्टर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वो अब सिर्फ जवाब नहीं दे रही थी, उम्मीद लौटा रही थी। हाँ मैम, अगर समय पर इलाज मिले और कोई ऐसा हो जो इसे प्यार दे तो ये बच्ची फिर से खड़ी हो सकती है। लेकिन इसे सिर्फ दवाइयों की नहीं, प्यार, भरोसे और हिम्मत की जरूरत होगी। महिला की आंखों में आंसू भरा है। वो आगे बढ़ी और धीरे से आन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाई, तू टूट गई है, पर मैं तुझे फिर से जोड़ूंगी। अब तो अकेली नहीं है। डॉक्टर ने चुपचाप दवाइयों की लिस्ट मेज पर रखी और फिर एक आखिरी बार महिला की ओर देखते हुए बोली, आपका दिल बहुत बड़ा है जो आपने इसे बचाया, लेकिन मैम, अब सिर्फ इसके शरीर का नहीं, इसके टूटे हुए मन का इलाज करना सबसे जरूरी है। अगली सुबह रोशनी का एक धीमा सा लकीरा उसके ऑफिस की बड़ी शीशे वाली खिड़की से भीतर आ रहा था। रुद्रवीर अपने केबिन की ऊंची काली चेयर पर बैठा था, उसकी मुद्रा एकदम स्थिर। चेहरे पर भावों का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक गहरी बर्फ जैसी ठंडी शांति। उसके सामने लैपटॉप खुला था और उसकी लंबी उंगलियां बिना रुके कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। एक मशीन की तरह, तेज, बेआवाज और निर्दयी। उसकी निगाहें स्क्रीन पर ऐसे जमी थी जैसे किसी को चीर कर भीतर तक पढ़ लेना चाहती हूं। तभी केबिन का दरवाजा धीरे से नॉक हुआ। रुद्रवीर ने एक पल के लिए भी अपना ध्यान नहीं हटाया। लैपटॉप पर काम करते हुए अपनी कॉल्ड डीप वॉइस में बोला, कम इन। दरवाजा खुला। उसका असिस्टेंट अंदर आया, थोड़ा घबराया लेकिन आदर से भरा। उसके हाथ में एक टैब था। वो सीधा रुद्रवीर के सामने आया और बोला, सर, वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, आप एक बार खुद देख लीजिए। जैसे ही रुद्रवीर ने सीसीटीवी फुटेज का नाम सुना, उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। उसने अपनी तीखी, भेदती हुई नजरें असिस्टेंट की तरफ उठाईं, जैसे पल भर में ही वो उसकी नसों तक पढ़ लेना चाहता हो। असिस्टेंट सर झुकाए हुए धीमे हाथों से टैब उसकी ओर बढ़ाता है। हवा में एक सन्नाटा पसर गया था। रुद्रवीर बिना कुछ बोले टैब लेता है और एक सधे हुए इशारे से असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा करता है। जैसे ही वीडियो फुटेज ऑन होती है, रुद्रवीर की पैनी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी अपने शिकार पर। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है, उसके चेहरे के हाव भाव पल पल के साथ बदलने लगते हैं। पहले हैरानी, फिर तनाव और फिर कुछ ऐसा जो गुस्से और दर्द के बीच का मेल हो। अचानक एक जगह उसकी नजरें ठहर जाती हैं। वो पल भर को सांस रोक लेता है और बिना झिझके स्क्रीन को पॉज कर देता है। और फिर उसने टैब पर वो सीन जूम करना शुरू किया। धीरे धीरे हर फ्रेम को जैसे अपनी आंखों से चीर कर देखना चाहता हो। वो देख रहा था, उसके रूम में एक लड़की दाखिल हो रही थी। पीछे से देखने पर वो हूबहू मायरा जैसी लग रही थी, लेकिन नहीं, वो शायद आन्या थी। रुद्रवीर की निगाहें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। उसके माथे पर शिकन गहराती जा रही थी। आन्या और मायरा दोनों के चेहरे अलग हैं, लेकिन उनकी चाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इतना एक जैसा क्यों है? उसने बड़बड़ाते हुए खुद से सवाल किया, क्या तुम ही थी कल रात मेरे साथ? उसकी आवाज जैसे किसी अंधेरे में खोई हुई पुकार हो। लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं महसूस हो रहा वो एहसास?
जो कल रात मेरी रूह तक उतर गया था। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। वो एहसास जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रहा था। मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा जो कल रात एक अजनबी ने मुझे दिया था? आखिर ऐसा क्या है? रुद्रवीर के मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई अधूरी कहानी जिसका सबसे अहम पन्ना अभी भी गुम है। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या फिर ये सब किसी की प्लानिंग है? उसके ज़हन में एक साथ कई शक, कई सवाल उमड़ने लगे थे, और इन सब का जवाब अभी उसके पास नहीं था। वो धीरे से कुर्सी पर पीठ टिकाता है, अपने कंधों को पीछे ढील देता है और सिर को पीछे की ओर झुकाकर गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंदर एक खामोशी में डूबी हलचल चल रही थी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसके ज़हन की स्क्रीन पर वो रात दोबारा उभरने लगी। वही होटल का कमरा, वही धड़कनों की सरगर्मी, वही छुन का आन्या और वो बेसाख्ता जुड़ाव। लेकिन जितना वो उस पल को महसूस कर पा रहा था, उतना ही वह लड़की का चेहरा धुंधला होता जा रहा था। कौन थी वो? क्यों नहीं याद आ रहा उसका चेहरा? रुद्रवीर की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर अब एक गहरी उलझन थी, जैसे कोई पहेली थी जो हल नहीं हो रही थी, या शायद कोई ऐसा जादू जो जानबूझकर उसकी यादों से मिटा दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम के बड़े से आलीशान बेड पर आराम से लेटी मायरा के चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो जीत की नहीं, बल्कि किसी के बर्बादी की आगोश में आने की संतुष्टि से निकली थी। उसके ज़हन में कल सुबह का सीन घूम रहा था। जब वो होटल से बाहर निकल रही थी, तो उसने गलती से 2 सीसीटीवी टीम के मेंबर्स की बातचीत सुन ली थी। अगर रुद्रवीर चौहान को वो फुटेज मिल गई, तो प्लान धड़ाम से गिर जाएगा, और फिर रुद्रवीर हमें छोड़ेगा नहीं। उनकी आवाज सुनते ही मायरा के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई थी। डर, एक ऐसा डर जिसे वो अब तक दबा रही थी, लेकिन अब सामने था। वो बिना वक्त गवाए उन दोनों के पास पहुंची, चेहरे पर बनावटी चिंता और आंखों में घबराहट। प्लीज प्लीज वो फुटेज मत देना, तुम नहीं जानते इससे क्या हो सकता है। लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। मायरा जानती थी, भरोसे से नहीं, लालच से काम होगा। उसने धीरे से अपने पर्स से नोटों का एक बंडल निकाला और उनकी ओर सरकाते हुए बोली, ये लो, और बस इतना कर दो कि उस फुटेज में उसका चेहरा मिटा दो। बस बैक से दिखा दो, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। पैसों की चमक ने उन दोनों की आंखें चौंधिया दी, जैसा कि मायरा को पहले से अंदाजा था। फिर क्या था? वो दोनों उस रात की फुटेज में अनजाने हाथों से छेड़छाड़ कर देते हैं। आन्या का फ्रंट फेस हटा दिया जाता है और बचा रह जाता है सिर्फ उसकी पीठ। एक ऐसा एंगल जो मायरा की काया से हूबहू मिलता था। मुझे पता था, मायरा मुस्कुराई, कि अगर मैं रोशनी में ना आऊं तो परछाई में कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। मिस्टर रुद्रवीर चौहान। मायरा अपनी रेशमी चादर पर लेटी छत को घूरते हुए बड़बड़ा रही थी। तुम जब भी वो सीसीटीवी फुटेज देखोगे, चौंक जाओगे। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि वो रात तुमने मेरे साथ बिताई थी। ये कहते ही उसकी आंखों में एक पागलपन चमक उठा। उसका सिर पीछे झुका और वो जोर से हंस पड़ी।
एक ऐसी हंसी जो सिर्फ होठों से नहीं बल्कि उसकी रूह से निकल रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा देखकर नाच रहा हो। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और हर गूंज में एक साजिश की गहराई थी। रुद्रवीर चौहान, तुम अब मेरे हाथों से नहीं बच सकते। दूसरी तरफ सुबह के करीब 9 बज रहे थे। एक अनजाने सजीले कमरे में सफेद चादरों के बीच धीरे धीरे आन्या की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। यह कहाँ हूं मैं? वो घबराकर उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी कमर सीधी हुई, उसके मुंह से एक दर्दभरी चीख निकल गई। आह! वो अपने सिर को कसकर पकड़ लेती है। उसका सिर फट रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उसकी यादों को कुचल रहा हो। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है और एक एलिगेंट सी एज्ड औरत अंदर आती है, जिसके चेहरे पर सवाल भी हैं और ममता भी। क्या अब इस महिला की ममता आन्या के जख्मों का इलाज बनेगी, या फिर ये सुकून भी एक नया धोखा है? जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रूथ एपिसोड 6। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।